दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज की जो हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है अ रोज फॉर एमिली, जिसको लिखा है एक अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर ने। दोस्तों, ये 30 अप्रैल 1930 को पब्लिश कराया गया था और ये विलियम फॉकनर का पहली ऐसी शॉर्ट स्टोरी थी जिसको नेशनल मैगजीन में पब्लिश कराया गया था। ये शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग है ये विलियम फॉकनर के द्वारा क्रिएट की गई एक फिक्शनल टाउन जेफरसन में है, जो कि मिसिसिपी में दिखाया गया है। दोस्तों, इस स्टोरी का जो टाइटल है अ रोज फॉर एमिली, वो कुछ इसलिए है क्योंकि इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में जो एमिली हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं उनको किसी ने प्रेम से प्यार से एक रोज भी नहीं दिया, और शायद इसीलिए विलियम फॉकनर ने अ रोज इनके टाइटल में ऐड करके एक रोज इनको डेडिकेट किया है। ये स्टोरी एक गॉथिक शॉर्ट स्टोरी है। हम स्टोरी को समझेंगे अच्छे से। तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और चलिए अब बिना किसी देरी के आज के अपने वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और कहानी को जो नरेटर नरेट कर रहा है उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि उस पूरे शहर में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के तरफ से ये नरेटर हमारे हैं जो वो बोल रहे हैं। और वो कहानी की शुरुआत करते हुए बताते हैं कि जब मिस एमिली ग्रियर्सन की मृत्यु हुई थी तो जेफरसन, जो कि मिसिसिपी में है, उसके जितने भी लोग हैं, उस शहर में जितने भी लोग रहते थे, उसके घर में अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। जो घर था वो बहुत ही आलीशान था, लेकिन उसको पिछले 10 वर्षों में उनके घर के एक अश्वेत, एक ब्लैक नौकर जिनका नाम टोबे था, उसको छोड़कर किसी ने नहीं देखा था। उनके यहाँ उनके अंतिम संस्कार में सभी लोगों का शामिल होना ये भी बताता है कि जब एमिली जीवित थीं तो शहर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी देखभाल भी करते थे। वास्तव में बात 1894 की है, जब जेफरसन सिटी के उस समय के मेयर कर्नल सार्टोरिस, जिन्होंने जो ब्लैक लेडीज थीं, जो ब्लैक महिलाएं थीं, उनका शहर में बिना एप्रन के चलना गैर कानूनी बना दिया था। उन्होंने एमिली के जो कर हैं उसको माफ़ करने का फैसला किया था। क्योंकि एमिली की सब बहुत रेस्पेक्ट करते थे तो मेयर ने सोचा कि मैं एमिली से कर नहीं लूँगा। लेकिन एमिली को ये पसंद नहीं आया। एमिली का मानना था कि वो कर के रूप में लोगों को एक काम होने के लिए वो एक दान देती हैं, जिससे लोगों के जितने भी बचे हुए काम हैं गवर्नमेंट उनके काम कर सके। लेकिन जो कर्नल सार्टोरिस थे उन्होंने सोचा कि ये ऐसे तो नहीं मानने वाली हैं, ये तो कर दे के ही मानेंगी। तो इन्होंने कहानी गढ़ी कि आपके पिता की जब से मृत्यु हो गई है उससे पहले आपके पिता ने हमारे शहर में बहुत सारे दान दिए थे, तो आप ये समझिए कि हम शहरवासी आपसे कर ना ले करके उसी दान को चुकता कर रहे हैं। और ये कहानी गढ़ करके उन्होंने एमिली को कर देने से छूट दे दिया। धीरे धीरे समय बीता और जो मेयर थे वो मेयर चेंज हुए और जो अगले मेयर बने वो मिस एमिली का कर ना देना उनको अच्छा नहीं लगा, वो उनको असंतोष लगा। तो उन्होंने इसके लिए 1 जनवरी को करों के भुगतान के लिए एक नोटिस भेजा एमिली के यहाँ पर। हालांकि फरवरी तक एमिली का कोई भी जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने अपने कार्यालय में आमंत्रित करने के लिए एमिली को एक औपचारिक लेटर भेजा और फिर उसके बाद मेयर ने खुद की ओर से एक लेटर भेजा। और उसके जवाब में एमिली द्वारा बताया गया कि अब वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हैं और वो कर देने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये लेटर मिलते ही जेफरसन के जितने ऑफिसर्स थे तो उनमें कुछ ऑफिसर्स को एमिली के घर पे भेजा गया कि आप जाइए और एमिली से मिल करके कर को लेकर के आइए या फिर उसके बारे में बात करके आइए। जब वे लोग उसके घर पे पहुंचे तो जो उनके यहाँ पे कुक या फिर जो उनके यहाँ पे नौकर था जिनका नाम टोबे था, उन्होंने इन अधिकारियों का स्वागत किया, अंदर लेकर के आए। वहाँ पर बहुत ही डस्ट पड़े हुए थे, डस्ट को साफ किया, वहाँ पर बैठाया।
अधिकारियों ने देखा कि एमिली के जो फादर थे जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका जो पोर्ट्रे है वो चिमनी के पास रखा हुआ था। और तभी उस समय वहाँ पर मिस एमिली प्रवेश करती हैं, जो कि एक डंडे के बल पर झुकी हुई हैं। वो मोटी सी एक महिला है, मोटी सी दिखने वाली, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। उन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आपके कर बकाया हैं। तो एमिली ने जवाब दिया कि इससे पहले जो मेयर थे कर्नल सार्टोरिस, उन्होंने बहुत पहले ही उनके करों को भुगतान करने से छूट दे दी है। तो आपको जाकर के उनसे बात करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। हालांकि उनकी मृत्यु को लगभग 10 साल हो चुके थे। अब कर्नल सार्टोरिस जीवित नहीं है, इसलिए अब वो लोग किसी से पूछ नहीं सकते थे इसके बारे में। खैर, मिस एमिली ने उन लोग को बाहर का रास्ता दिखाते हुए अपने जो सर्वेंट जिनका नाम है टोबे, उनसे कहा कि ऐसे लोगों को घर में मत आने दिया करो, ऐसे लोगों को बाहर ही रोक दिया करो। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक स्टोरी जो है, इस स्टोरी को एक नरेटर नरेट कर रहे हैं, ठीक है। वो नरेटर कहते हैं कि इस तरह से जो मिस एमिली थी, वो अपने करों के मामले में शहर के अधिकारियों को परास्त कर दिया, उन्होंने हरा दिया, यानी कि भारी पड़ गए उन पर। ठीक उसी तरह जैसे वो 30 साल पहले भारी पड़ी थी। किस पर, उसके बारे में वो आगे बताते हैं। वो कहते हैं कि मिस एमिली के पिता के मृत्यु के 2 साल के बाद और उनके प्रेमी यानी उनके लवर, जिनका नाम होमर बैरन था, जब उन्होंने उनको छोड़ दिया था, उस समय उनके घर पे बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी थी कुछ समय बाद। क्योंकि जो मिस एमिली थी वो बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लोगों से मिलती नहीं थी, घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखने लगी थी। तो उस समय की बात बता रहे हैं ये। घर से बहुत बदबू आने लगी तो आसपास की जो महिलाएं थीं उनको ऐसा संदेह हुआ, उनको ये लगा कि जो घर के कुक है टैबो, जो कि घर को ठीक से रखना नहीं जानता है, वो इसीलिए शायद घर से साफ सफाई नहीं होती और बहुत बदबू आता है। तो जल्द ही जो पड़ोसी महिलाएं थीं वो उस समय के मेयर और पुराने जज, जिनका नाम जज स्टीवंस था, उनसे उन लोगों ने उस बदबू के बारे में शिकायत की। तो जज स्टीवंस ने शिकायतकर्ता को शांत किया, लेकिन अगले दिन 2 और शिकायतें मिली। यानी कि सब लोग एक एक करके उनके घर के बारे में शिकायत करने आते थे। उस रात जो बोर्ड ऑफ एल्डरमैन था, यानी कि जज स्टीवंस और उनके जो बोर्ड के मेंबर्स थे, उन लोगों ने इस बारे में चर्चा की और उनमें से एक ने यह प्रस्ताव रखा कि एमिली को उनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको साफ सफाई करने के लिए एक डेट दीजिए कि आपके पास इतने डेट है, आप इतनी तारीख तक अपने प्रॉपर्टी की साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से जो बदबू आती है वो और लोगों को परेशान करती है। अब इस बात पर जो जज स्टीवंस हैं उन्होंने उस मेंबर को चुप करा दिया। उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप एक महिला पर उसके मुंह पर जाकर के बोलेंगे कि आपके घर में बहुत बदबू आ रही है, उसको साफ करिए? आप उस पर आरोप लगाएंगे? तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि अगले आधी रात को कुछ लोग मिल करके वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के चूना छिड़क देंगे, जिससे कि बदबू थोड़ी सी शांत हो जाएगी। तो जैसा कि प्लान किया गया था, 4 आदमी मिस एमिली के घर पे जाते हैं चुपके से और गंध की जांच करते हैं। तहखाने और सभी बाहरी इमारतों पर चूना छिड़क करके इसको बेअसर करने का प्रयास करते हैं। और फिर जब वो वापस चलने लगते हैं तो एक खिड़की दिखती है जो कि पहले अंधेरी थी और अचानक से उसमें रोशनी हो जाती है। उन लोगों ने उस खिड़की में ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि एमिली है वहाँ पर, जो कि एकदम मोशनलेस होकर के पड़ी हुई है, मतलब एकदम गतिहीन, बिना किसी फीलिंग्स के ऐसे बैठी हुई है जैसे उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। खैर, उसके 1 या 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे वहाँ से गंध जो है वो चली गई। अब यहाँ जो नरेटर हैं वो याद करते हैं कि ये तब की बात है, यानी कि जो बात बता रहे थे वो किस समय की बात है? ये उस समय की बात है जब शहर के लोग मिस एमिली के लिए तरस खाने लगे थे। वो याद करते थे कि कैसे उसकी परदादी जिनका नाम वायट था, वो पागल हो गई थी, क्योंकि उनकी परदादी को ये विश्वास हो गया था कि ग्रियर्सन, जो कि मिस एमिली के पिता थे,
वो वास्तव में जो थे वो उसके मुकाबले अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझते थे। यानी कि उनको लगता था कि वो सोसाइटी के हायर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो छोटे लोग नहीं हैं, उनको ये लगता था। इसलिए जब मिस एमिली थोड़ी सी छोटी थी, अपने उम्र में जितनी वो आज है उससे कम थी, तो जब भी वो अपने प्रेमियों को ला करके अपने पिताजी से मिलवाती थी तो उसके पिताजी खारिज कर दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे, कहते थे नहीं नहीं ये हमारे लेवल का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है। और इस तरह से ऐसे करते करते एमिली 30 साल की हो गई और उसने अभी भी शादी नहीं की थी, क्योंकि उसके पिता को लगता था कि ये मेरे लेवल का नहीं है। अब ये चीज़ देख करके जो नगर के लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जो मिस एमिली हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ी घमंडी है। लेकिन धीरे धीरे जब इन लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तब इन लोगों का मिस एमिली के प्रति बहुत ही प्रेम भाव हो गया और वो लोग अब इसकी रेस्पेक्ट करने लगे, या रेस्पेक्ट नहीं आप ऐसा कह सकते, तरस खाने लगे। फिर जब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके पास केवल बस एक घर बचा, उसके घर में रहने वाला कोई नहीं बचा, तो नगर के लोग उस पर दया करने लगे कि अब बेचारी अकेली रह गई है अपनी लाइफ में। इसके बाद धीरे धीरे समय बीता और मिस एमिली जो हैं वो लंबे समय तक बीमार रहीं। और उसके बाद जब वो अगली बार शहर में लोगों ने उनको देखा तो उनके बाल लड़कियों जैसे कटे हुए थे और वो बहुत ही दुखद और शांत दिख रही थीं। लगभग इसी समय शहर में, जेफरसन शहर में फुटपाथ बनाने के लिए एक कंपनी आई हुई थी जिसका नेतृत्व होमर बैरन नामक का एक व्यक्ति कर रहा था। दोस्तों, होमर बैरन को उसके आदतों के चलते पूरा शहर जान गया था। अगर चौक में कहीं भी बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ सुन रहे हैं आप, तो इसका मतलब वहाँ पर होमर बैरन और उसके सदस्य लोग होंगे। जल्द ही वह मिस एमिली से मिला और वो आपस में अपने अपने साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। तो शहर के लोग पहले तो खुश हुए कि चलो मिस एमिली में अभी भी थोड़ा सा प्रेम बचा हुआ है, वो अभी भी दुखद होने के साथ में, सैड होने के साथ में थोड़ी सी रोमांटिक इंटरेस्ट उसमें है, रोमांस है अभी थोड़ा सा। लेकिन शहर के लोग ये भी जानते थे कि जो होमर है वो एक मजदूर है और जो एमिली है वो एक हायर क्लास से बिलोंग करती है, तो उससे शादी करने के बारे में कभी सीरियस नहीं होगी। हालांकि कुछ बड़े लोगों ने सोचा कि अगर एमिली शायद आर्थिक ज़रूरतों के कारण होमर से शादी कर भी सकती है, तो वो इस बात पर सहमत हुए कि जो एमिली हैं उनके रिश्तेदारों को एमिली की मदद करनी चाहिए ताकि उसे इस शादी से बचाया जा सके, क्योंकि ये शादी उसके लिए उचित नहीं है। फिर कुछ समय बीता और उनकी जो 2 चचेरी बहनें थीं दूर की, यानी कि जो एमिली की 2 चचेरी बहनें थीं, वो भी उनसे मिलने आई और उनके साथ में रहने लगीं। कुछ समय बाद मिस एमिली जहर यानी कि अर्सेनिक खरीदने के लिए एक मेडिकल शॉप पे गईं। तो वहाँ पे जो दुकानदार था उसने बताया कि अगर कानून के अनुसार आपको जहर खरीदना है तो इसके लिए आपको पहले से लिख करके लाना चाहिए, डॉक्टर से आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, तभी मैं दे सकता हूँ, बिना लिखा हुआ मैं ऐसे जहर नहीं दे सकता आपको। मिस एमिली की थोड़ी सी जिद करने के बाद जो शॉपकीपर थे उन्होंने उनको जहर दे दिया और जब घर पे आकर उन्होंने उस पैकेज को खोला तो उसमें नीचे लिखा हुआ था चूहों को मारने के लिए दवा। यानी कि जो शॉपकीपर थे मेडिकल स्टोर के, वो ये चाहते थे कि अगर कोई भी इस जहर के बारे में जाने तो उसको ये ना लगे कि जो मिस एमिली हैं उन्होंने सुसाइड करने के लिए इस जहर को लिया है। उसको ये पता चल जाए कि ये जो जहर उन्होंने लिया है वो चूहों को मारने के लिए उन्होंने ले रखा है। लेकिन जल्द ही शहर के लोगों को ये पता चल गया कि मिस एमिली अर्सेनिक यानी कि जहर खरीदा है उन्होंने, और शायद वो खुद को ही ख़त्म करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने जहर खरीदा। और फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, अच्छी बात है अगर वो खुद को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि जो होमर है उससे तो वो शादी कर नहीं सकती कभी भी, क्योंकि होमर को कुछ लोगों ने शहर में एक क्लब में ड्रिंक्स के दौरान ये कहते हुए सुना था कि वो शादी करने वाला आदमी नहीं है, यानी कि वो शादी नहीं कर सकता एमिली से।
तो हो सकता है होमर के इस बारे में जानने के बाद मिस एमिली अर्सेनिक खरीद करके खुद को ख़त्म करने की कोशिश करे। और उसके साथ दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो शहर की कुछ महिलाएं थीं, उन्होंने जब होमर और एमिली को साथ में देखा तो उन्होंने कहा कि ये शहर के लिए एक बैड एग्जाम्पल हो सकता है, ये एक बुरा उदाहरण है शहर के लिए। तो शायद यही सब सुन करके उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करे, यानी कि उसने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए जहर लेकर के आई हो वो, और वो खा करके अपने आप को ख़त्म कर ले। खैर, शहर के कुछ लोगों ने उसको बचाने की भी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर इसके कुछ रिलेटिव्स यहाँ पर आ जाएंगे तो वो शायद ऐसा ना करे, तो इसलिए उन्होंने उसके रिश्तेदारों को पत्र लिखा, यानी कि एमिली के रिश्तेदारों को पत्र लिखा, जिसके रिजल्ट में उनकी दो चचेरी बहनें जो थीं वो फिर से एमिली के यहाँ पे आकर के एमिली के साथ में रहने लगीं। पहले तो कुछ नहीं बदला, लेकिन जल्द ही यकीन हो गया कि उसकी और होमर की शादी होने वाली है। ऐसा क्यों लगा? ऐसा तब लगा जब वो जौहरी के पास गई और अपने लिए कुछ रिंग्स उन्होंने बनवाई, यानी कि एमिली ने। उसके बाद वो जाकर के मेल्स के लिए टॉयलेट सेट खरीदा, यानी कि हेयर ब्रश, कंघी, शीशा, ये सब। और फिर पुरुष के कई सारे कपड़े उसने खरीदे। तो शहर के लोगों को ये लगा कि शायद एमिली और होमर की शादी होने वाली है, इसीलिए एमिली मेल्स के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें खरीद रही है, जिससे कि होमर उसको यूज़ कर सके। खैर, शहर के लोग इसलिए भी खुश थे क्योंकि जो उनकी दो चचेरी बहनें थीं वो मिस एमिली से ज़्यादा घमंडी थीं, और शायद शादी के बाद वो दोनों ये शहर छोड़ करके चली जाएं। कुछ समय बाद जो होमर बैरन था वो जेफरसन से गायब हो गया। तो शहर के लोगों को लगा कि शायद होमर और एमिली साथ में भागने वाले हैं, तो इसलिए उसकी तैयारी करने के लिए होमर वहाँ से गायब हुआ है। और शायद ऐसा करने से जो उनकी चचेरी बहनें हैं, यानी एमिली की जो चचेरी बहनें हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाए, वो भी शहर छोड़ के चली जाएं। और वास्तव में 1 सप्ताह के बाद जब वो चचेरी बहनें वापस चली गईं तो उनके जाने के 3 दिन के भीतर ही होमर जो है वो वापस आ गया। होमर मिस एमिली के घर गया, और वह आखिरी बार था जब शहर के लोगों ने होमर बैरन को मिस एमिली के यहाँ पर जाते हुए देखा था। उसके बाद जब शहर के लोगों ने मिस एमिली को अगली बार देखा तो वो मोटी हो गई थी, उसके बाल भूरे हो गए थे। तो और उस समय तक लोगों का उसके प्रति भाव बदल गया था। लोग उसको बहुत ही दयनीय स्थिति में देखते थे, बहुत ही, अब ये कह सकते हैं कि उस पर दया करने लगे थे। उसके हमेशा दरवाजे बंद रहते थे, वो बस एक समय के लिए खुलते जब कर्नल सार्टोरिस के बेटियों और पोतियों को वो आर्ट्स पढ़ाने के लिए जाती या उनको अपने घर पे बुलाती। और ये वही समय था जब सार्टोरिस ने एमिली के टैक्सेस को, करों को माफ़ किया था, उसको भुगतान करने से छूट दी थी। दोस्तों, ये स्टोरी आप ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि आगे पीछे कैसे हो रहा है, क्योंकि ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही है। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो एक बार वापस जाकर के फिर से सुन करके आइए। खैर, कहानी आगे बढ़ती है तो ये सब चीज़ें हो चुकी होती हैं। वहाँ से जो एमिली हैं और उनके लवर हैं वो अब गायब हो चुके हैं, और वो केवल कभी कभी दिखती है जब उनके बेटी को पढ़ाती है। ठीक है, अब फिर से कहानी प्रेजेंट में पहुंच जाती है, जहां पर मिस एमिली का अंतिम संस्कार हो रहा है। ठीक है, तो मिस एमिली के अंतिम संस्कार के दौरान जो पहले उनका घर था, टोबे ने शहर की महिलाओं को अंदर आने दिया उस घर में, क्योंकि पहले कोई आता नहीं था, वो अकेले रहती थी। अब जितनी शहर की लेडीज़ थी सबको टोबे ने अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए। सभी अंदर आईं, आपस में कुछ बातें कर रही थी, इधर उधर देख रही थी। टोबे खुद घर के पीछे चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। मिस एमिली की 2 चचेरी बहनें भी थीं, वो भी अंतिम संस्कार की देखरेख करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थीं। अंतिम संस्कार के दौरान जितने नगरवासी थे, जितने लोग वहां पर शहर में रहते थे, वो ऊपर के कमरे से अवगत थे। वो जानते थे कि ऊपर एक कमरा है
जिसे 40 वर्षों से किसी ने नहीं देखा। तो बाद में जो नरेटर है वो बताते हैं कि मिस एमिली को दफनाए जाने के बाद जब शहर के लोग वो दरवाज़ा खोलने और उसमें जाने के लिए ट्राई किया तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उन्होंने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा कि वो एक कमरा जो है वो एक कब्रिस्तान जैसा दिख रहा है। उसमें हर तरफ धूल पड़े हुए हैं, लेकिन कमरे को एक दुल्हन के लिए जिस तरह से सजाया जाता है उस तरह से सजाया गया था। उन्होंने देखा कि एक मेज पर पुरुषों के लिए शौचालय पड़ा हुआ था, यानी कि जो एमिली ने होमर बैरन के लिए खरीदा था वो सब चीज़ें। पुरुषों के कपड़े पड़े हुए थे। बिस्तर पर उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि एक सड़ी हुई लाश पड़ी है जो कि बिस्तर के साथ चिपक गई है, और वो लाश थी होमर बैरन की। उस लाश पे जो होमर बैरन का चेहरा था उसका मुस्कुराहट दिख रहा था, और उनके सिर के बगल में एक तकिया पड़ा हुआ था जिस पर एमिली आकर के सोती थी। दोस्तों, जिस समय होमर बैरन गायब हुआ था लोगों को लगा कि वो भाग गया है, लेकिन वो भागा नहीं था। असल में जो जहर एमिली लेकर के आई थी वो होमर बैरन के लिए ही लाई थी उसने, क्योंकि उसको पता चल गया था कि होमर उससे शादी नहीं कर सकता। उसका इंटरेस्ट लड़कियों के बजाय लड़कों में है, तो इसलिए इसने उसको मार डाला था, और मारने के बाद अपने साथ रखती थी वो। इसीलिए उसके वहाँ से इतनी स्मेल आती थी। अपने साथ रखती, उसके साथ सोती। तो ये तो थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। आशा करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप स्टोरी फिर से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।